में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आज पढ़ेंगे वर्णमाला। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके पहले हम लोग देखे थे। सबसे पहला वीडियो हमारा हिंदी गद्य का या हिंदी भाषा का विकास, गद्य का नहीं हिंदी भाषा का विकास। उसके बाद हम लोग विभिन्न रचनाओं को देखे, अलग अलग नाटक, उनके नाटककार, उपन्यासकार, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, सारी चीजों को हमने देखा। एक वीडियो हमने आपके सामने प्रस्तुत की थी जिसमें क्या था, कुछ क्वेश्चंस थे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। वैसे ही वीडियो आगे आते रहेंगे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे वर्णमाला। मित्र देखिए, वर्णमाला, वर्णमाला। अब वर्णमाला में वर्ण क्या होता है? वर्णमाला में माला मतलब तो कि किसी भी चीज का क्या संग्रह, किसी भी चीज का संग्रह। तो वर्ण का संग्रह, वर्ण का संग्रह, वर्ण के संग्रह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण होता क्या है? सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण देखिए, भाषा, भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यहां अगर वर्ण के अवधि हम ध्वनि भी लिख दें, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण अथवा ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण अथवा ध्वनि कहते हैं। हमारे सामने प्रश्न उठता है, हमारे सामने प्रश्न उठता है कि वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है? वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है? इतना जान लीजिए कि यह लिखित रूप है। यह क्या है? लिखित रूप है और यह उच्चारित रूप है। वर्ण, यदि कोई भाषा को मतलब कोई अक्षर को हम बोल रहे हैं तो वह लिखित रूप हो जाएगा, और जो लिखित रूप होगा उसी को अक्षर कहते हैं। जो लिखित रूप होगा उसी को अक्षर कहते हैं। और ध्वनि, जैसे हम बोलते अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, तो क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगी। लेकिन उसी को यदि हम क्या करें, लिख दें, देखिए लिख दिए, यह क्या हो गया? वर्ण हो गया। यहाँ केवल बोल रहे हैं तो क्या हो गई? ध्वनि हो गई। तो यह चीजें थी वर्ण से संबंधित। भाषा की सबसे छोटी इकाई, प्रश्नों में अक्सर पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यदि उसे लिख दिया जाए, परीक्षा में अगर वर्ण अथवा ध्वनि में से कोई एक दे देगा तो दोनों में से कोई एक देगा, सेलेक्ट कर लेंगे। अगर दोनों दे देगा तो कहेगा ए और बी दोनों, तो दोनों को सेलेक्ट, जिसमें लिखा रहेगा ए और बी दोनों, उसी को सही कर लेंगे। आइए इसके आगे देखते हैं। वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आते कैसे हैं? वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आते कैसे हैं? तो वर्णमाला से एक तो प्रश्न आएगा कि स्वर अथवा व्यंजन की संख्या। अभी सारी चीजों को हम बताएंगे, लेकिन बता रहे हैं कि प्रश्न परीक्षा में कैसे आता है। तो स्वर अथवा व्यंजन की संख्या, स्वरों के बोलने का स्थान, व्यंजनों के बोलने का स्थान, स्वरों के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न और व्यंजनों के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न। कौन से शब्द बाहरी भाषा से आए, शब्द नहीं अक्षर, कौन से शब्द कौन से अक्षर विदेशी हैं, कौन से ताड़नजात हैं, कौन से उच्छिष्ट हैं, इन सारी चीजों का वर्णन हम एक एक करके करेंगे। तो वर्णमाला में वर्ण के अंतर्गत हम स्वर प्लस व्यंजन को रखते हैं। सामान्यतः आप ये मानिएगा कि इनकी संख्या 11 होती है और इनकी 33 होती है, लेकिन लिखित रूप के आधार पर, उच्चारण के आधार पर,
मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, सबको हम वीडियो के अंत में या जब दूसरी वीडियो हमारी इसी वर्णमाला की आएगी तो उसमें आपको जरूर बताएंगे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वर्ण की संख्या कितनी होती है। संख्याओं से संबंधित बातों को हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ यही वर्ण को स्वर और व्यंजन में, वर्ण को स्वर प्लस व्यंजन 11 और 33 44 वर्ण होते हैं, जिन जो शुद्ध रूप से क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। 11 स्वर 33 व्यंजन। अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्वर। इसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन, तब उसके बाद हम वर्णमाला में जो शब्द आए हैं उनकी संख्याओं के बारे में, उनको बांटने का प्रयास करेंगे। तो स्वर होता क्या है, स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर की परिभाषा क्या होती है, वे वर्ण, स्वर भी तो एक वर्ण है ना, वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र, वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला अथवा लिखा जा सके, वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला अथवा लिखा जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला अथवा लिखा जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या वास्तव में 13 होती है, इनकी संख्या वास्तव में 13 होती है, लेकिन परीक्षा में 11। इन सब चीजों पर विचार होगा कि कब 11 होगा और कब 13 होगा, लेकिन जो 11 होते हैं उनको देख लीजिए। अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हुए, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमने क्या पढ़ लिया, स्वर के बारे में कि जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सके अथवा लिखा जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए जैसे भी क है, क लिखा गया तो यह 2 वर्णों का मेल है, क धन अ, लेकिन अ केवल अ है, तो ये स्वतंत्र है और ये स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इसके साथ किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अ की। ठीक है, जितने व्यंजन होते हैं वे स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनमें अ मिला हुआ होता है। अब देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्वर। अब पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, कि स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर कर सकते हैं। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर कर सकते हैं, जीभ से बोलते हैं तो जीभ के आधार पर करेंगे, मुख से बोलते हैं तो मुख के आधार पर करेंगे, फिर बोलते टाइम हमारे बोलते समय घर्षण उत्पन्न होता है तो घर्षण के आधार पर करेंगे, नाक से हवा निकलती है तो अनुनासिक निरनुनासिक के आधार पर करेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण एक एक करके हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे। आइए सबसे पहला देखते हैं, मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर।
मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर हम स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो मात्रा अथवा उच्चारण, मात्रा क्या होती है? मात्रा क्या होती है? तो वर्णों को बोलने में, वर्णों को बोलने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। यानी उच्चारण काल, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, उच्चारण काल। किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो काल अर्थात समय लगता है, वर्णों के उच्चारण में जो काल अथवा समय, उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहेंगे? मात्रा। तो स्वर किसका कार्य करते हैं? स्वर मात्रा का कार्य करते हैं। इसीलिए स्वरों का जो वर्गीकरण है, जो स्वरों का वर्गीकरण है, इसे सबसे पहले टाइप मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग यदि हम ए लिखें तो इसको लिखेंगे हर्ष स्वर। दूसरा भाग है दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर। सबसे ज्यादा हमें केवल इसी पर ध्यान देना होगा, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर पर। सबसे ज्यादा हमें किस पर ध्यान देना होगा? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर पर। इसके अंतर्गत अ, ई, उ 3 आएंगे, अ, ई, उ, और इसमें बाकी आ जाएंगे आ, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। अब देखिए, स्वरों को हमने 2 भागों में बांट दिया। मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को हमने 2 भागों में बांट दिया, अ, ई, उ और दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। अब प्लुत स्वर में क्या आएगा? प्लुत स्वर में क्या आएगा? जब राम वन को जा रहे थे, जब राम वन को जा रहे थे तो दशरथ पीछे से उन्हें आवाज देते हैं, कैसे? राम। इस तरह तो नहीं बोलेंगे राम, एक बार में थोड़ा सा विलाप किए होंगे, तो एक चिन्ह आ जाता है इसके लिए। इसी चिन्ह को प्लुत चिन्ह या प्लुत स्वर कहते हैं। राम इस तरह बोले होंगे ना, थोड़ा सा मतलब समझिए विलाप करके। तो एक मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का एक वर्गीकरण है पूरा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा भाग देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? पहला भाग। अब देखेंगे दूसरा भाग, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं। हम अपनी जीभ को 3 भागों में बांट देते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। देखिए, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च अर्थात पिछला भाग। अब हमें बांटना किसको है? स्वर को। तो हम किन स्वरों को बोलते समय अपने जिह्वा के अग्र भाग का प्रयोग करते हैं, उसको अग्र भाग में लिखेंगे। तो ई, बड़ी ई, ए, आई। अग्र भाग में अगर हम बोलते हैं इन 4 वर्णों को, 4 स्वरों को बोलते हैं
तो अग्र भाग का प्रयोग करते हैं। मध्य भाग को बोलने में हम अ का प्रयोग करते हैं। मध्य भाग जब अ बोलते हैं उसमें जिह्वा के किस भाग का प्रयोग होता है? मध्य भाग का। और पश्च भाग में जो बचा उसे यानी आ, उ, बड़ा ऊ और क्या बचा? ओ, औ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है। तीसरा वर्गीकरण है मुख द्वार के प्रयोग के आधार पर। अब इसका मतलब क्या होगा कि मुख द्वार के प्रयोग के आधार पर कभी हम स्वरों को बोलते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, कभी आधा खुलता है, कभी पूरा बंद रहता है। जैसे देखिए पूरा खोलने में आ पूरा खुल गया, कभी आधा खुलता है, कभी बंद रहता है। ई उ नहीं, ई है, बड़ी ई है, इसको हम बिना मुंह को क्या किए खोले बोल सकते हैं। जैसे अगर किसी से कहा जाए ई बोलो, ई मुंह खुला ही नहीं। तो ऐसे मुख द्वार के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहला वर्गीकरण है विपरीत। इसको अंग्रेजी लिख देते हैं। विपरीत मतलब होता है ओपन। तो कौन सा ऐसा स्वर है जिसको हम लोग बोलते हैं तो मुख हमारा पूरा खुल जाता है? कौन सा ऐसा स्वर है जिसमें आ जब हम बोलेंगे तो हमारा मुख क्या हो जाएगा? पूरा खुल जाएगा। देखिए अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत में आ जाएगा अ, आई, औ। अर्ध विपरीत में आ जाएगा। अर्ध विपरीत मतलब सेमी ओपन, हाफ ओपन। अ आधा खुला, आधा केवल खुला। ए औ इसमें केवल आधा खुलता है। अगला देखिए, ये कुछ टर्म है विपरीत, अर्ध विपरीत। अब नया आ रहा है समृद्ध। इसका मतलब होता है क्लोज। तो कौन से ऐसे वर्ण हैं, कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने में हमारा मुख पूरी तरीके से बंद होता है? तो अगर हम वर्ण कह रहे हैं तो इसके अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। और हम यहाँ वर्गीकरण पढ़ रहे हैं स्वरों का। तो स्वरों का पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर। उसके बाद हमने पढ़ा जिह्वा के आधार पर, फिर मुखद्वार के प्रयोग के आधार पर। इसमें एक प्रकार और है चौथा, समृद्ध हो गया, अर्ध समृद्ध। कौन सा हो गया? अर्ध समृद्ध। अब देखिए ये हो गया, औ हो गया, बचा क्या है? ए और ओ, यही बचे थे ना चारों। अब ये मुख द्वार के प्रयोग के आधार पर विपरीत अर्थात खुला हुआ, जिसमें मुख हमारा पूरा खुल जाए तो हो जाएगा क्या? आ, फिर अर्ध विपरीत अ, ऐ, औ। इसमें मुख आधा खुल रहा है। और समृद्ध जिसमें मुख बंद ही रहे, ई, बड़ी ई, उ, कहाँ खुला है मुंह? देखिए अर्ध समृद्ध, ए ओ जिसमें मुख आधा केवल बंद रहे। अब हमने 3 प्रकार पढ़ लिए स्वरों के वर्गीकरण में। अब चौथा प्रकार हम पढ़ेंगे ओठ की स्थिति के आधार पर। आइए देखते हैं।
चौथा प्रकार है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। अब देखिए हिंदी क्या है ना, हिंदी समझ के पढ़िएगा, हिंदी को साइंस समझ के मत पढ़िएगा। और जो भी चीजें आपको अगर हमसे जुड़ी हुई दिक्कत लग रही कुछ वीडियो में तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मैं भी लाइव आऊं आपके सामने और इन सारी समस्याओं का प्रश्न पत्र से लेकर के जो भी समस्याएं आपकी हैं सबको आपके सामने आपसे रूबरू होते हुए रखूं। और उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को 1K सब्सक्राइबर दीजिए 1000, ताकि मैं आपके सामने लाइव हो सकूं। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं देखिए। किसी शब्द के पहले यदि अ लग जाए, किसी शब्द के पहले यदि अ लग जाए तो वह क्या हो जाएगा, नकारात्मक अर्थ लेने लगता है। तो वृत्तमुखी, ऐसा मुख जो वृत्त की तरह से हो जाए लेकिन अवृत्तमुखी तो ऐसा मुख जो वृत्त की तरह न हो। तो कौन कौन से ऐसे स्वर होंगे जिनको बोलते समय हमारा मुख वृत्त की तरीके नहीं होता है। इसमें अ हो जाएगा, अ कहाँ वृत्त की तरह हुआ, आ ई। और कौन से शब्द हो जाएंगे, अ आ ई, अ आ ई ए आई। अब देखिए अगला जो प्रकार होगा इसका वृत्तमुखी। वृत्तमुखी कुछ ऐसे अक्षर होते हैं, कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको हम बोलते हैं तो हमारा ओठ वृत्त की तरीके से होने लगता है। उसमें हो जाएगा ऊ, देखिए यह ओष्ठ की स्थिति के आधार पर अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तक हम लोगों ने देखा 4 प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, हवा निकलती है, ठीक है। तो उसके आधार पर भी हम इसको बांटते हैं। तो अगला प्रकार हमारा होगा पांचवा प्रकार होगा हवा के मुख, हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर, हवा के मुख व नाक से निकलने के आधार पर। इसमें सबसे पहले रखेंगे निर्नुनासिक, निर्नुनासिक स्वर या निर्नुनासिक जिसमें हवा केवल कहां से निकले, मुख से, जिसमें हवा केवल मुख से निकले, इसमें आ जाएंगे सभी स्वर। और दूसरा है
जिसमें हवा नाक से निकले, तो जिसमें चंद्र बिंदी का प्रयोग हो उसी को अनुनासिक में रखेंगे। बाकी निर्नुनासिक में सभी स्वर को क्या करेंगे, रख देंगे। 5 प्रकार हो गए जिसमें हवा के मुख और नाक से निकलने के आधार पर सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर, और लास्ट हवा के मुख व नाक से अब तक का लास्ट है, अभी और है इसमें। आइए देखते हैं घर्षण के आधार। अब अगला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर। अगला प्रकार हम लोग क्या पढ़ेंगे, घोषत्व के आधार पर। देखिए क्या होता है, जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे यहाँ जो स्वर तंत्र होता है वोकल कॉर्ड्स, इसमें कंपन होता है, तो उसी के आधार पर सघोष और अघोष में हम लोग बांटते हैं। तो पहला प्रकार यदि हम लिखें, इसमें सघोष और अघोष 2 प्रकार होते हैं। बस इसमें केवल इतना ही लिखना है कि सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, कोई भी इसमें अघोष नहीं होगा। अगला प्रकार हम देखते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर हम इसे कैसे रख सकते हैं, जब किसी का प्राण निकलता है तो क्या किसी को दिखता है, तो 2 ही चीज नहीं दिखती हैं, एक हवा और एक प्राण। तो प्राण मतलब हो जाएगा हवा। तो शब्दों को बोलने में कितनी हवा मुख से निकल रही है, तो इसमें क्यों यही लिखना है कि सभी स्वर, प्राण 2 होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। बस इसमें केवल यही लिखना है कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। यहाँ पर जाके स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वह पूरा होता है कि स्वरों के वर्गीकरण को हम कितने प्रकार में बांटे, लगभग 7 से 8 प्रकार हो गया, जिसमें हम लोग स्वरों का क्या किए, वर्गीकरण किए। पहला था मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर, जिसको 3 प्रकार में हमने बांटा। उसके बाद जिह्वा के प्रयोग के आधार पर उसे भी 3 प्रकार में बांटा। फिर मुख के आधार पर, फिर ओष्ठ के आधार पर, फिर उसके बाद हमने बांटा आपका किसमें, हवा के निकलने के आधार पर, फिर घोषत्व के आधार पर, फिर प्राणत्व के आधार पर। यह हमारे स्वर का क्या था, वर्गीकरण था। अब हम लोग इसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे, लेकिन उसको अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग अगले वीडियो में, और एक वीडियो में इस पे एक भी बनाऊंगा कि कैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।